हेलो फ्रेंड। क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के रैपिड फायर डिवीजन। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए और महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड, इस वीडियो का PDF क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल की शुरुआत की। यह शुरू किया गया है 30 अक्टूबर 2025। कहाँ? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवा लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा देना और ग्राम स्तरीय शासन की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। यह यह पहल युवा को लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। कर है उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल और दुर्गा दास इसके उपस्थित रहे। इसका उद्घाटन किए हैं केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल। यह किस लिए शुरू किया गया है? यह लोकतंत्र में ग्रामीण जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नौसेना कमान के प्रमुख फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह संभाले है ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। वाइस एडमिरल सक्सेना 31 अक्टूबर 2025 को दक्षिण नौसेना का कमान के प्रमुख कार्यभार संभाले हैं। कब संभाले? 31 अक्टूबर 2025 के लिए। उनका नाम क्या है? समीर सक्सेना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है दक्षिण नौसेना का कमान का मुख्यालय कोच्चि केरल में स्थित है। दक्षिण नौसेना कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? केरल में। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुरानी प्रशिक्षण कमान है। दक्षिण भारतीय कमान जो केरल में स्थित है, भारतीय नौसेना की सबसे पुरानी प्रशिक्षण कमान में से एक है। कह रहा समीर सक्सेना का कार्यभार ग्रहण नौसेना के प्रशिक्षण और समुद्री सुरक्षा को और सशक्त बनाएगा। यह कार्यभार संभाले है क्यों? क्योंकि यह नौसेना को और सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की पहली $5 ट्रिलियन वाला मूल्य वाली कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया। कौन बनी है? एनवीडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा कंपनी है? एनवीडिया। एनवीडिया दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एनवीडिया। कह अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया विश्व की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसका मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। यह एनवीडिया कंपनी कहाँ की है? USA, अमेरिका की है। यह क्या बनाती है? चिप की निर्माण करती है। किसका? चिप का निर्माण करती है। एनवीडिया कंपनी यह चिप्स की बढ़ती मांग की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल क्रमशः दूसरी और तीसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड कि पहले नंबर पर कौन है? एनवीडिया। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे नंबर पर एप्पल कंपनी। तो सबसे अभी मूल्यवान कंपनी कौन सी है? एनवीडिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुनमू नामक मॉन्स्टर मिसाइल किस देश ने पेश की है? हुनमू नामक मॉन्स्टर मिसाइल किस देश ने पेश की है? तो यह पेश किया है दक्षिण कोरिया। किसने पेश किया है? दक्षिण कोरिया। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने हुनमू 5 नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है, जिसे इस वर्ष के अंत में तैनात किया जाएगा। इसे 2025 के अंत में तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल बड़ी पारंपरिक वारहेड के साथ गहरे बंकरों को नष्ट करने में सक्षम होगा। गहरे बंकर कहने का मतलब जहां शत्रु धरती के नीचे छुपे रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? बंकर। जहां शत्रु छुपे रहते हैं वो क्या कहलाता है? बंकर। तो इसको नष्ट करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। किसका? हुनमू 5। यह किसने निर्माण किया है? दक्षिण कोरिया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है विमान क्षेत्र के प्रोत्साहन को
विमान क्षेत्र के प्रोत्साहन देने के लिए विमान योजना, क्या कौन सी योजना? विमान योजना किस राज्य सरकार ने स्वीकृत की है? किस राज्य सरकार ने विमान योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। कौन सरकार? उड़ीसा सरकार ने। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है उड़ीसा सरकार ने राज्य पूर्वी भारत का विमान हब बनाने के उद्देश्य से विमान योजना शुरू किया है। कौन सी योजना? विमान योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक इस परियोजना की स्वीकृति मिली है। योजना के तहत इतने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जिससे हवाई परिवहन, मरम्मत केंद्र और लॉजिस्टिक अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा। यह किस लिए शुरू किया गया है विमान योजना? हवाई परिवहन को मजबूत बनाने के लिए और उसके मरम्मत केंद्र को, लॉजिस्टिक अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए इसका विमान योजना शुरू किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कूल के बच्चों के लिए ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है? स्कूली बच्चों को ऑनलाइन अपराधों जैसे साइबर क्राइम से बचाने के लिए किस राज्य ने साइबर जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है पंजाब पुलिस ने। किसने? पंजाब पुलिस ने। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है पंजाब पुलिस की साइबर शाखा ने साइबर जागो पहल की शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? पंजाब पुलिस ने साइबर जागो नामक पहल शुरू किया है। इसका लक्ष्य बच्चों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित रखना है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार के सभी सरकारी स्कूल में छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा, पासवर्ड प्रोटेक्शन और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि छात्रों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए इसको पंजाब पुलिस ने साइबर जागो पहल की शुरुआत की है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र और औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो यह नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है, जिसके अनुरूप रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल गया है। जैसे औरंगाबाद शहर का नाम बदल गया है तो वहाँ वहाँ पे स्थित रेलवे स्टेशन का भी नाम क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। यह परिवर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी के नाम पर महाराज के सम्मान में किया गया है। संभाजी कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र। उन्हीं के नाम पर यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भारत ने पहली बार जीआई टैग इंडियन नींबू और अल्प रिचीली मिर्च का निर्यात किस देश को किया है? तय किया है यूनाइटेड किंगडम को। किसको? यूनाइटेड किंगडम। इसको इंग्लिश में बड़े शॉर्टकट में यूके कहते हैं। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है भारत ने पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी नींबू और पुलियान कुंडी नींबू का निर्यात यूनाइटेड किंगडम को किया है। यह भारतीय कृषि निर्यात के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह पहली बार किसका निर्यात किया गया है? जीआई टैग प्राप्त इंडी नींबू और पुलियानी हुड्डी नींबू का। यह कह रहा है कि भारतीय इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है, पहली बार किया गया है, जो देश की स्थानीय कृषि और वैश्विक पहचान को दिलाने में मदद करेगा। यह देश की स्थानीय कृषि को ब्रिटेन में क्या करा है? पहचान दिला रहा है। कौन? इंडी नींबू और पुलियान कुडी नींबू। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 150 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। कितने रुपए का? 150 रुपए का। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 150 मूल्य की स्मारक सिक्का जारी किए हैं। यह सिक्का सरदार पटेल के राष्ट्र एकता और अखंडता में योगदान की स्मृति में जारी किया है। यह किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह जारी किया गया। सिक्के पर सरदार पटेल की आकृति और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंकित है। वो सिक्के पर क्या है? यह सिक्के जारी किया गया है, उस पर क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 150वीं जयंती। उनका उस पर फोटो है, 150वीं जयंती का नाम उस पर लिखा गया। इस अवसर पर मोदी ने गुजरात के केवडिया में यह सिक्का और डाक टिकट दोनों का विमोचन जारी किया।
फ्रेंड, अगर आपको वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट एग्जाम की सभी विषयों को तैयारी एडवांस से बेसिक से एडवांस तक कराई जाती है, कॉन्सेप्ट, ट्रिक और PYQ के साथ। तो अपने तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलिएगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी के लिए बेसिक एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर के साथ इस पर तैयारी कराई जाती है। तो आप इस चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, हाल ही में इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में इंडियन नेवी के चीफ ऑफ पर्सनल गुरचंद सिंह को, वाइस एडमिरल गुरचंद सिंह को नियुक्त। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा है, वाइस एडमिरल गुरचंद सिंह ने एवीएसएम एनएम ने 1 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पद संभाले। वे जुलाई 1990 में सेना में शामिल हुए थे। इनकी विशेषता नगरी एवं मिसाइल गनरी एवं मिसाइल युद्ध प्रणाली में है। वह 1990 से भारतीय सेना के नौसेना से जुड़े हुए हैं। कार्य प्रदर्शिता के अंतर्गत उन्हें कई विस्फोट एवं संचालन कमांड नियुक्तियां निभाई है, जैसे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट आदि। COP के पद नौसेना मुख्यालय तो एक महत्वपूर्ण स्टाफ अधिकारी पद है, जो मानव संसाधन कर्मियों की कला वाला एवं प्रबंधन संबंधित जिम्मेदारियों को देखता है। ये उस पद पर आसीन हुए हैं जिनका कार्य क्या है कि मानव संसाधन को देखना, कर्मियों की कला एवं प्रबंधन की संबंधित जानकारियों को, जिम्मेदारियों को देखते रहना। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो एक ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में नई नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। यह भवन छत्तीसगढ़ की गठन की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ के गठन की 25वीं वर्षगांठ के आधार पर इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया। नया विधानसभा का भवन लगभग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखना है कि यह कब किया गया है, उसके छत्तीसगढ़ के स्थापना के 25वीं वर्षगांठ के आधार पर किया गया। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो कौन थे? वे कौन थे? तो वे थे हॉकी खिलाड़ी। क्या थे? हॉकी खिलाड़ी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। मैनुअल फ्रेडरिक जो भारतीय टीम के प्रसिद्ध गोलकीपर हैं, उनका निधन 78 वर्ष की आयु में हो गया है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में भारतीय टीम के सदस्य थे। 1972 में जब म्यूनिक ओलंपिक हुआ था, उस समय क्या थे वो? भारतीय टीम के सदस्य के रूप में खेल रहे थे। यहाँ भारत ने कांस्य पदक जीता था। फ्रेडरिक ने भारतीय हॉकी के गोलकीपिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया और कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया। वे भारतीय सेना से भी जुड़े रहे और सेना की हॉकी टीम के अहम खिलाड़ी थे। वे भारतीय सेना के टीम से भी जुड़े हुए थे और कई बार भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में देशों का प्रतिनिधित्व किए। तो मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हुआ, वो किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है? इसे शॉर्ट में ISS पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यह किसे मिला है? भारत को। किसे? भारत को। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। भारत को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISS 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने अपनी सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में लगभग 19% से बढ़ाकर कितना कर लिया है? 2025 में अब 64.3%। तो यहाँ से 19% से 64.3% बढ़ाने के उपलक्ष्य में भारत को यह पुरस्कार दिया गया है। किसके उपलक्ष्य में दिया गया है? क्योंकि सामाजिक सुरक्षा को 19% से बढ़ाकर अब कितना कर लिया है? 64.3%। इस पुरस्कार को जीतने वाला भारत अब ISS द्वारा सम्मानित 5वां देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है? 5वां देश बन गया है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में रविंदर कोडिसेटर को किस राज्य का राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो रविंदर कोडिसेटर को किस राज्य के लिए राज्योत्सव पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। आइए डिटेल्स में देखते हैं।
कर प्रसिद्ध पुरातत्वविद प्रोफेसर रविंद्र कोड़ीसेटर को हाल ही में कर्नाटक राज्य के राज्योत्सव पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार कर्नाटक राज्य के गठन दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। यह जो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार है किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है? कर्नाटक राज्य के गठन के उपलक्ष्य में। कब दिया जाता है? 1 नवंबर के। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को। कह रहा है रविंद्र कोड़ीसेटर ने दक्षिण भारत के प्रागैतिहासिक स्थलों और पुरातत्व अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कर्नाटक राज्योत्सव हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस या कर्नाटक राज्योत्सव कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है, जब 1956 में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखा गया। यह किसके खुशी में मनाया जाता है? कि कर्नाटक राज्य मैसूर से कर्नाटक का निर्माण हुआ है, तो 1956 में जब मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक राज्य रखा गया था। तो यह कब रखा गया था? 1 नवंबर 1956। पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? पुडुचेरी मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कह रहा पुडुचेरी मुक्ति दिवस हर वर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। इस दिन 1954 में पुडुचेरी, कराईकल, माहे और एनम को फ्रांसीसी शासन से मुक्त कर भारत में विलय किया गया था। आप लोग जैसे कि जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि पुडुचेरी पर पहले किसका शासन था? फ्रांसीसियों का। किसका? फ्रांसीसियों का। तो इसको पुडुचेरी को कराईकल, माहे और एनम को फ्रांसीसी शासन से मुक्त किया गया था 1954 इसी दिन को, 1 नवंबर 1954। औपचारिक रूप से इन क्षेत्रों का भारत में संवैधानिक विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ। यह फ्रांसीसी के चंगुल से 1 नवंबर 1954 को मुक्त हो गया, लेकिन यह भारत में पूर्ण रूप से कब सम्मिलित हुआ? संवैधानिक रूप से 16 अगस्त 1962 को। यह दिन पुडुचेरी के लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं भारतीय संघ में समावेशन के याद में मनाया जाता है। यह भारत में पुडुचेरी 16 अगस्त के दिन भारत में मिल गया था। यह स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 में वर्ड ऑफ ईयर किसे घोषित किया है? तो यह घोषित किया है 6-7 को, 6 और 7 को। इसको 6-7 इसका कोई अर्थ मीनिंग नहीं है। आइए इसको डिटेल्स में देखते हैं। कहा है डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 को 6-7 उच्चारण 6-7 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इसका कोई पारंपरिक शब्द नहीं, बल्कि यह जनरेशन अल्फा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला सोशल मीडिया स्लैग है। और सोशल मीडिया के द्वारा इतना इसका इस्तेमाल किया गया कि इसको डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। किसको? 6-7 को। कह रहा है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं, इसका कोई बताया है ना कि इसका कोई अर्थ नहीं। इस सोशल मीडिया के द्वारा इसे अधिक से अधिक उपयोग किए जाने के कारण इसे 6-7 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिए। परंतु सामान्य ठीक ठाक न अच्छा बुरा, अच्छा न बुरा जैसी भावना व्यक्त करने के लिए प्रयोग होता था। इस शब्द की लोकप्रियता टिकटॉक और मीम संस्कृति के माध्यम से तेजी से बढ़ी। यह पहली बार जब डिक्शनरी.com ने किसी संख्या आधारित अभिव्यक्ति को वर्ड ऑफ ईयर चुना है। या ऐसा पहली बार हुआ है कि डिक्शनरी.com ने किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। इससे पहले किसी संख्या को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित नहीं करता था, लेकिन यह पहली बार वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। फ्रेंड, आपको इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल क्विक एग्जाम एकेडमी से मिल जाएगा। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जाकर वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्विक एग्जाम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया जाता है, इसमें कॉन्सेप्ट, ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए चैनल पूरा हमेशा तत्पर रहेगा। तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।